अक्टूबर 2025 में रूस ने अपने ही युद्धक वाहनों से टैंक रोधी मिसाइलें निकालना शुरू कर दिया। इसके पीछे का कारण उतना ही परेशान करने वाला है जितना कि अप्रत्याशित है। यह समझने के लिए कि क्या हो रहा है, हमें मॉस्को से 160 किलोमीटर पूर्व में एक फैक्ट्री तक जाना होगा। मैं मुरोम टेप्लोवोस की बात कर रहा हूँ, जो व्लादिमीर क्षेत्र में है। एक फैक्ट्री जो हमेशा परिवहन और सुरक्षा से जुड़ी रही है, लेकिन कई सालों तक यह फैक्ट्री लगभग बंद ही रही। इसमें कोई असली हलचल नहीं थी अब तक। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस विश्लेषकों ने सैटेलाइट इमेज में कुछ अजीब देखा। सालों की खामोशी के बाद फैक्ट्री अचानक फिर से चालू हो गई, और जो उन्होंने अंदर पाया उसने सबको हैरान कर दिया। विशेष सैन्य वाहन, जिन्हें 9P149 स्टॉर्म एस कहा जाता है, को व्यवस्थित रूप से खोला जा रहा था, न तो मरम्मत के लिए, न ही आधुनिकीकरण के लिए, बल्कि उनकी हथियारों को हटाने के लिए। इस स्थिति की बेतुकापन पर सोचिए। हम ऐसे देश की बात कर रहे हैं जो भीषण युद्ध में है और जिसे पूरी ताकत की जरूरत है, और वह देश जानबूझकर अपने ही लड़ाकू वाहनों से मिसाइलें हटा रहा है। वजह क्या है? खैर, इसका जवाब एक साधारण सामरिक निर्णय से कहीं ज्यादा कुछ उजागर करता है। यह रूसी सेना की असली स्थिति, उसकी वर्तमान प्राथमिकताएं और इससे भी अधिक चिंताजनक आने वाले दशकों के लिए उसकी योजनाएं उजागर करता है। लेकिन इससे पहले कि हम कारण समझें, आपको इन वाहनों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो पहले थे और अब जो बन रहे हैं, उनके बीच का फर्क खुद में एक पूरी कहानी बयां करता है। MTLB सोवियत युग का एक अनुभवी वाहन है। इसका पूरा नाम है mnogocelevoi त्यागाचलेक्की ब्रोनिरोवन्नी। एक जटिल नाम है, मुझे नहीं पता है। इसका अनुवाद है हल्का बख्तरबंद बहुउद्देशीय टोइंग वाहन। इसे 1950 के दशक में विकसित किया गया था और यह 1970 के दशक में सेवा में आया। इसके पीछे की सोच सरल थी, बड़े पैमाने पर उत्पादन, सादगी और बहुपरता। इसी वजह से 55,000 से ज्यादा यूनिट्स बनाई गईं। यह सोवियत सेना का बोझ उठाने वाला वाहन था, पूरी तरह से उभयचर। यह नदियों और झीलों को लगभग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पार कर सकता था। जमीन पर यह सड़कों पर 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता था और इसकी रेंज 500 किलोमीटर थी। इसके पिछले हिस्से में 11 सैनिक या 2000 किलो तक का सामान ले जाया जा सकता था। यह 6500 किलो तक की तोपखाने को भी खींच सकता था। लेकिन एक समस्या थी, इसकी सबसे बड़ी ताकत ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। मल्टीपर्पज टोइंग व्हीकल लाइट आर्मर्ड रशियन mnogocelevoi त्यागाचलेक्को ब्रोनिरोवन्नी सस्ता और हल्का था, क्योंकि इसकी बख्तरबंदी बहुत पतली थी, बहुत ही पतली। इसमें सिर्फ 3 से 10 मिलीमीटर तक की स्टील थी और टॉवर के सामने अधिकतम 14 मिलीमीटर। यह सिर्फ छोटे हथियारों और छर्रों से ही सुरक्षा देता था और कुछ नहीं। इसे कभी भी भारी हथियारों के सीधे मुकाबले के लिए नहीं बनाया गया था। अब स्टूर्मस एक बिल्कुल अलग कहानी है। यह एक विशेषज्ञ है, एक पेशेवर टैंक हत्यारा। 1970 के दशक के अंत में विकसित किया गया। इसे केवल एक ही उद्देश्य के साथ बनाया गया था, पश्चिम के सबसे आधुनिक टैंकों को नष्ट करना। अमेरिकी अब्राम्स, जर्मन लियोपार्ड, ये उसके लक्ष्य थे। इस सिस्टम में 9M914 कोकोन मिसाइल का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है कैप्सूल। अपने समय के लिए यह एक जबरदस्त हथियार था। करीब 1240 किमी घंटा, सुपरसोनिक स्पीड रेंज 5 किमी से अधिक, और यह रेडियो से कंट्रोल होता था, जिसे ब्लॉक करना मुश्किल था। वाहन में एक आंतरिक मैगजीन में 12 मिसाइलें होती थीं, जिन्हें अपने आप एक रिट्रैक्टेबल लॉन्चर में भेजा जाता था। फायरिंग की दर 2 से 4 मिसाइल प्रति मिनट थी। डिजाइन बहुत प्रभावी था। पूरा पिछला हिस्सा, जिसमें सामान्य मल्टीपर्पस टोविंग व्हीकल लाइट आर्मर्ड रशियन mnogocelevoi त्यागाचलेक्को ब्रोनिरोवन्नी में सैनिक बैठते थे, उसे ऑटोमेटिक लोडिंग मैकेनिज्म और मिसाइल मैगजीन ने घेर लिया था।
छोटी मशीन गन टॉवर को एक बड़े ऑप्टिकल ट्रैकर से बदल दिया गया था जो गनर के लिए था। लॉन्चर का इस्तेमाल न होने पर वह गाड़ी के ढांचे के अंदर चला जाता था, जिससे वाहन अपनी ऊंचाई कम रख सकता था। बिल्कुल एक सामान्य मल्टीपर्पज टोइंग व्हीकल लाइट आर्मर्ड रशियन mnogochelivoy tyagach lekko bronirovanny की तरह। और यही इस कहानी का मुख्य बिंदु है, क्योंकि ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया हैं। एक तरफ एक बहुउद्देशीय और सस्ता ट्रांसपोर्ट हट है, दूसरी तरफ एक खास प्लेटफॉर्म है जो टैंक रोधी घात के लिए बहुत कीमती है। और रूस दूसरे को पहले में बदल रहा है। वह पेशेवर टैंक हथियारों को लेकर उन्हें साधारण बख्तरबंद टैक्सी में बदल रहा है। लेकिन जिस तरह वे यह कर रहे हैं वही सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। वे रिट्रैक्टेबल लॉन्चर को हटा देते हैं, पूरे ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम को खोल देते हैं, गनर की गाइडिंग ऑप्टिक्स को निकाल देते हैं और चेसिस के ऊपर की बख्तरबंद ढाल को भी हटा देते हैं। यह मूल रूप से वाहन के पिछले हिस्से को पूरी तरह खाली कर देता है। एक खुली जगह बन जाती है जहां सैनिक बैठ सकते हैं जब उन्हें ले जाया जा रहा हो। लेकिन फिर वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? युद्ध के बीच में एक विशेष हथियार को क्यों तोड़ा जा रहा है? जवाब की शुरुआत विनाशकारी आंकड़ों से होती है। फरवरी 2022 से रूस ने उपकरणों की भारी क्षति झेली है। ओपन सोर्स विश्लेषण समूह जैसे ऑरिक्स केवल दृश्य पुष्टि वाले नुकसानों को ही दर्ज करते हैं। फिर भी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 4190 से ज्यादा टैंक नष्ट हो चुके हैं। लगभग 8450 बख्तरबंद वाहन और पैदल सेना के लड़ाकू वाहन खो दिए गए हैं। 693 बख्तरबंद कर्मी वाहक। और यह तो सिर्फ वही है जिसे हम फोटो और वीडियो के जरिए पुष्टि कर पाए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित वाहनों में वही हैं जिन्हें सैनिकों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सूची में BMP शामिल हैं, जो पैदल सेना के युद्ध वाहन हैं, और साथ ही BTR भी, जो बख्तरबंद कर्मी वाहक हैं। इनको खास तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और MTLB, जिसका हमने पहले जिक्र किया था। सक्रिय बेड़े ने युद्ध की शुरुआत लगभग 3300 इकाइयों के साथ की थी। अब तक 1800 से अधिक नष्ट हो चुकी हैं। यह 55% की हानि दर है, यानी सक्रिय बेड़े का आधे से भी ज्यादा हिस्सा। यूक्रेन एक भयानक कीमत वसूल रहा है, अपने क्षेत्र की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रहा है, और साथ ही रूसी सैन्य जमावड़े को दशकों में जोड़ा गया था, उसे व्यवस्थित रूप से नष्ट कर रहा है। रूस ने कुछ धीमी प्रगति हासिल की है, लेकिन हर मीटर जीतने के लिए उसे भारी मात्रा में उपकरणों और सैनिकों की हानि उठानी पड़ी है। लेकिन ये भारी नुकसान बस कहानी का एक हिस्सा है। यूक्रेन के युद्ध के मैदानों में कुछ और भी हो रहा है, कुछ ऐसा जिसने जमीनी लड़ाई के नियमों को बुनियादी रूप से बदल दिया है। ड्रोन, खासकर सस्ते और बेहद प्रभावी ड्रोन। ये छोटे फुर्तीले ड्रोन, जिन्हें अक्सर टैंक रोधी वारहेड्स से लैस किया जाता है, सर्जिकल सटीकता के साथ निर्देशित किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत सैनिकों, खाइयों और चलती गाड़ियों को निशाना बनाने के लिए उन्होंने वह बनाया है जिसे सैन्य विश्लेषक पारदर्शी युद्ध क्षेत्र कहते हैं। एक ऐसा माहौल जहां किसी भी समय के लिए छुपकर और स्थिर रहना बेहद मुश्किल है। इसी वजह से रूसी सैनिकों के लिए अब सबसे घातक समस्या सीधा मुकाबला नहीं है, बल्कि मूवमेंट है। खास तौर पर आखिरी मील जो फ्रंट लाइन तक जाती है। यह आखिरी हिस्सा पूरे ऑपरेशन का सबसे जानलेवा बन गया है। खुले या विवादित क्षेत्र को पार करना, खासकर अंतिम 1 किलोमीटर। असॉल्ट पोजीशनों तक पहुंचना एक बुरा सपना बन गया है। यहाँ एक क्रूर सच्चाई है। स्टॉर्म S जैसे वाहन को रुकना पड़ता है, अपने लॉन्चर को ऊपर उठाना पड़ता है और तब तक खुले में रहना पड़ता है जब तक शूटर मिसाइल को लक्ष्य तक नहीं पहुंचा देता। ऐसे में वह बहुत ज्यादा असुरक्षित हो जाता है। अटैक ड्रोन, घूमती हुई गोला बारूद,
सटीकता से निर्देशित तोपखाना, ये सब तुरंत पता लगा सकते हैं और जवाबी हमला कर सकते हैं। स्टॉर्म एस की घात लगाकर हमला करने वाली हथियार के रूप में जो बढ़त थी, जो छुपे और स्थिर रहने पर निर्भर थी, वह अब इस नए तरह के युद्ध में काम नहीं करती। लेकिन इसमें पहिए, बख्तरबंद सुरक्षा चाहे पतली हो और चलने की क्षमता अभी भी है। युद्ध के मैदान में यूक्रेन के ड्रोन से भरे होने पर थोड़ी सुरक्षा भी न होने से बेहतर है। यह पैदल जाने से बेहतर है। यह बिना सुरक्षा वाले नागरिक ट्रकों से बेहतर है, जिन्हें रूस को बार बार इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया गया है। यह वही मूल बदलाव है जो हम देख रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से रूसी सेना ने हमेशा ताकत और मारक क्षमता को सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने दुनिया के कुछ सबसे भारी टैंक और सबसे शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम बनाए हैं। यूक्रेन युद्ध के अधिकांश हिस्से के दौरान रूस ने बल प्रयोग, टैंकों और बख्तरबंद वाहनों पर ध्यान केंद्रित किया। शुरुआती चरणों में उन्होंने उपकरणों की श्रेष्ठता के जरिए दबदबा बनाने की कोशिश की। इसके बाद ड्रोन और मिसाइलों की ओर रुख किया गया ताकि मुख्य नुकसान पहुंचाया जा सके। इसी वजह से रूस को यूक्रेन की जवाबी हमले की क्षमता का ज्यादा डर नहीं था। वह इस पूरी तरह अपनी आक्रामक रणनीतियों पर केंद्रित था। उसे पूरा भरोसा था कि उसके पास श्रेष्ठ और विनाशकारी ताकत है और यूक्रेन कुछ भी नहीं कर सकता जो उसकी बेरोक-टोक बढ़त को रोक सके। लेकिन समय बदल गया है। अब टैंक रोधी मिसाइल सिस्टम के साथ अपनी आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने के बजाय रूसी कमांडर ट्रूप ट्रांसपोर्टर बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके लिए सिर्फ सैनिकों को जिंदा रखना, उन्हें फ्रंटलाइन की महत्वपूर्ण जगहों तक पहुंचाना और बड़ी आक्रामक कार्रवाई करना अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। यह सब यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटरों के लगातार ज्यादा प्रभावी और घातक होते जाने की वजह से है। फ्रंटलाइन के संघर्ष वाले इलाकों जैसे डोनेट्स्क के पोक्रोव्स्क सेक्टर में रूस ने बड़ी सेना जुटाई है। कुछ अनुमान है कि कुल 1,10,000 सैनिक हो सकते हैं। यह सब इस रणनीतिक औद्योगिक शहर पर कब्जा करने की एक बेताब कोशिश में किया जा रहा है। लेकिन अब तक यह नाकाम हो रहा है। तोपखाने, टैंक, सैनिकों और छुपी इकाइयों के बावजूद वे इस इलाके में कोई बढ़त नहीं बना सके। यूक्रेन के रक्षक अब भी मोर्चा संभाले हुए हैं। वहां यूक्रेनी ड्रोन नियमित रूप से आसमान में गश्त करते हैं, जमीन पर जीवन के किसी भी संकेत को खोजते हैं। फिर वे अपने दुश्मनों पर हमला करते हैं, एक के बाद एक यूनिट को खत्म करते हैं। इसी वजह से रूस को अपनी सेनाओं की सुरक्षा के लिए नए तरीके खोजने पड़े और उन्हें अपेक्षाकृत सुरक्षित तरीके से लंबी दूरी तय करने में मदद करनी पड़ी। यह एकमात्र तरीका है जिससे बड़ी संख्या में सैनिकों को पोक्रोव्स्क जैसी शहरों के पास लाया जा सकता है, और शायद यही एकमात्र तरीका है जिससे अंततः इन शहरों पर कब्जा किया जा सकता है। यह करने के लिए उन्हें ट्रांसपोर्टरों और स्टाफ की जरूरत होती है, और क्योंकि इतने सारे पहले ही नष्ट हो चुके हैं, वे पुराने मॉडलों का सहारा ले रहे हैं, जैसे ये बदले हुए MTLB। यह क्रेमलिन की सैन्य नीतियों में एक नाटकीय बदलाव का संकेत है। फायर पावर से सर्वाइवल क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने का बदलाव रणनीतिक स्तर पर युद्ध के मैदान में जीवित रहना और आगे बढ़ना सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है, दुश्मन को नष्ट करने से भी ज्यादा जरूरी। लेकिन यही वह जगह है जहां कहानी वाकई में परेशान कर देने वाली हो जाती है, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हमने देखा उसे बस हताशा के रूप में ही वर्गीकृत किया जा सकता था। भारी नुकसान जो हताशा भरे फैसलों की ओर ले जाते हैं, एक बिखरती हुई सेना जो बची खुची चीजों से काम चला रही है। सही है? बिल्कुल नहीं। अक्टूबर 2025 में फ्रंटेलिजेंस इनसाइट नाम की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ने एक धमाकेदार चीज प्रकाशित की। यूरा लोगोंजावुद के लीक हुए आंतरिक दस्तावेज, जो रूस का मुख्य टैंक निर्माता है। इन दस्तावेजों में ऐसे महत्वाकांक्षी योजनाएं सामने आई हैं जो 2036 तक फैली हुई हैं। हाँ, आपने सही सुना, 2036। योजनाएं दो मुख्य मोर्चे दिखाती हैं। पहला, पुराने T-72 टैंकों का बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण। इस कार्यक्रम के तहत लगभग 828 पुराने T-72 टैंकों को
स्टॉक से लेकर काफी बेहतर T-70 2B3M मानक में अपग्रेड करने की योजना है। इन अपग्रेड्स का अधिकांश हिस्सा 2027 से 2029 के बीच निर्धारित है। दूसरा मोर्चा और भी महत्वपूर्ण है। रूस के सबसे आधुनिक टैंक T-90 के उत्पादन में भारी वृद्धि। लक्ष्य है कि 2028 तक उत्पादन को 2024 के स्तर की तुलना में 80% तक बढ़ाया जाए। एक नया वेरिएंट पेश किया गया है जो और भी ज्यादा अपडेटेड है, T-90M2। कुल अनुमानित उत्पादन काफी प्रभावशाली है। 2036 तक ऐसे 1700 से ज्यादा टैंक। हम बात कर रहे हैं कि आने वाले दशकों में 2600 से ज्यादा नए और आधुनिक टैंक होंगे। अब जरा सोचिए, क्या आपको सच में लगता है कि ये आंकड़े सिर्फ यूक्रेन युद्ध के लिए हैं? जवाब है नहीं। ये समय सीमाएं 2036 तक जाती हैं। यह उत्पादन एक दीर्घकालिक दांव है। रूस जानता है कि उसे भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन वह उम्मीद करता है कि पश्चिम यूक्रेन का समर्थन छोड़ देगा, इसलिए वह लंबे समय तक संघर्ष जारी रख सकता है। और भी है, जब रूस इन पुराने मल्टीपर्पस टोइंग व्हीकल लाइट आर्मर्ड रशियन mnogochelivoy चैगाच लेकोब्रोनियरवन्नी को फिर से तैयार कर रहा था, उसी समय उसने इसका उत्तराधिकारी भी पेश किया। डिफेंस एग्जीबिशन आर्मी 2024 में MGTLB का खुलासा किया गया, जो एक नया मल्टीपर्पज बख्तरबंद ट्रांसपोर्ट वाहन है जिसे खास तौर पर पुराने मोटोलिगा की जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया है। MGTLB की अधिकतम गति भी ज्यादा है, इसकी लोडिंग और टोइंग क्षमता भी ज्यादा है और इसका ऑपरेशनल रेंज भी शानदार है जो 800 किलोमीटर है। और यहाँ है वह आखिरी कड़ी जो सब कुछ जोड़ती है, वही फैक्ट्री मुरोम टेप्लोवोस जो फिलहाल शॉर्ट टर्म में स्टॉर्म एस वाहनों को डिसमेंटल करने के काम में लगी है, उसे भी फिर से बनाया, नवीनीकृत और विस्तार किया जा रहा है। संभावना है कि यह भविष्य में MGTLB के बड़े पैमाने पर उत्पादन की तैयारी के लिए किया जा रहा है। एक ही जगह रूस की हताश कोशिश को दिखाती है। एक ओर लोग आजीविका के लिए कबाड़ का उपयोग कर रहे हैं, दूसरी ओर भविष्य के लिए औद्योगिक विस्तार हो रहा है। दोनों रणनीतियां एक साथ चल रही हैं क्योंकि वे एक विनाशकारी कीमत चुका रहे हैं, लेकिन उनका दांव है कि वे पश्चिमी धैर्य से ज्यादा समय तक टिक सकते हैं। जैसा कि इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर और फ्रंटेलिजेंस के विश्लेषकों ने नोट किया है, 2600 से अधिक नए और आधुनिक टैंकों की योजना बनाई गई। मात्रा रूस के टैंक बेड़े को पूरी तरह से फिर से भरने के लिए पर्याप्त है, एक और बड़े पैमाने पर युद्ध के लिए और नाटो के लिए एक वास्तविक खतरा फिर से स्थापित करने के लिए। तो यहाँ एक परेशान करने वाला सच है, रूस एक युद्ध नहीं लड़ रहा है, वह एक साथ दो युद्ध लड़ रहा है। पहला युद्ध यूक्रेन में जीवित रहने की लड़ाई है, जिसमें सेना अब सोवियत कबाड़ का इस्तेमाल कर रही है। विशेष हथियारों को साधारण परिवहन वाहनों में बदला जा रहा है। वो बुरी तरह से नुकसान झेलते हुए हताशा में जुगाड़ कर रहे हैं। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध एक लंबी अवधि की औद्योगिक बाजी है। वे अगले दशक के लिए जिस सेना को चाहते हैं उसे फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अभी के समय में खून बहा रहे हैं। रूस आज की जंग को फंड करने के लिए अपनी सोवियत विरासत को सचमुच जला रहा है। पुराने उपकरणों की भारी हानि को एक जरूरी लागत के रूप में स्वीकार करते हुए वे पुराने स्टॉक को साफ कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल अपनी सशस्त्र सेनाओं के पूर्ण आधुनिकीकरण के चक्र के लिए एक औचित्य के रूप में कर रहे हैं। यह पूरी तरह से निराशा है। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे असहनीय कीमत चुका रहे हैं और जो बचा है उसी से काम चला रहे हैं। लेकिन यह खतरनाक भी है। वे सीख रहे हैं, दांव लगा रहे हैं कि वे दर्द सह सकते हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि पश्चिम यूक्रेन का समर्थन करते करते थक जाएगा। आज की अराजकता के पीछे अगले दशकों पर दांव है, जो इस पर निर्भर करता है कि यूक्रेन को पश्चिमी समर्थन मजबूत रहता है या कमजोर पड़ता है। यही असली दांव पर लगा है। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि रूस की यह दोहरी रणनीति एक वास्तविक दीर्घकालिक खतरा है या यह सिर्फ एक हताश योजना है जो असफल होने के लिए ही बनी है?
अपना जवाब कमेंट्स में दें। अगर इस वीडियो ने आपको इस युद्ध को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर किया है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे सच में समझने की जरूरत है कि असल में क्या हो रहा है। और ऐसी और विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।